हेलो दोस्तों, मैं पीयूष सिंह नजर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑलरेडी मेरी एक क्लास नजर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो पहले उसको जाकर देखें जाके। और वो देखो, वो एरर फाइंड आउट करने के लिए बताया था। मेरी पहली क्लास वही हुई थी, एरर फाइंड आउट करना बताया था। लेकिन बच्चों की डिमांड थी सर एरर हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। ये भी बात उनकी बिल्कुल सही है कि सर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो हम एरर फाइंड आउट कैसे कर पाए। तभी हमने सोचा चलो बच्चों की डिमांड है कि सर चैप्टर वाइज लाइए। बच्चों की डिमांड, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, चैप्टर वाइज ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने कहा चलो अच्छा चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। और फिर हमें लगा कि चैप्टर वाइज नहीं, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बेसिक जो हमारी बेसिक न्यू होती है वो टेंस के द्वारा ही स्टार्ट होती है। कहते नहीं कि दीवार बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, अगर उसकी नींव ही नहीं मजबूत होगी तो दीवार कहां से खड़ी होगी। इसलिए हमारी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी उस पर दीवार अच्छी जा सकती है। तो इसीलिए अगर हमें एरर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने पड़ेंगे। बेसिक नीड होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को पता होगा सर टेंस पढ़ा रहे हैं, टेंस तो हमें आता है। हाँ, सबको आता है, लेकिन जब अभी पढ़ोगे तब पता चलेगा टेंस आता है या नहीं आता है। पढ़ना, पूरी वीडियो देखना, उसके बाद बताना कि सर हाँ टेंस पढ़ा था, वो पढ़ा था कि ये ज्यादा बेटर है। पहले देखने से पहले इसको कंप्लीट वीडियो देखें, तब पता चलेगा हाँ टेंस क्या है। टेंस तो सबसे बेसिक नीड होती है टेंस की। और टेंस से एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, एक दो क्वेश्चन एरर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, टेंस कॉपी पेन लेकर बैठे और ऐसे ओरली ना देखें कि लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं। समझ में, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, तब हम आगे टेंस की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत डिमांड थी कि सर टेंस पढ़ाइए। देखो नाउन बहुत छोटे चैप्टर हैं, इनको पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेंस चैप्टर माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों की। ठीक, अब काफी बच्चों को पता होगा सर टेंस तो पता ही होता है, टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ, सबको पता होता है। हम भी यही बताएंगे, देखो जो बुक में लिखा है वही हम भी बताएंगे, वही तुम। लेकिन प्रेजेंट से पास्ट कैसे बना, प्रेजेंट से फ्यूचर कैसे बना। देखो अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसको जानना जरूरी है, क्यों, कैसे, कहां से आया। अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी आ गई और ये क्वालिटी आ गई तो बहुत बेटर, हम इसको जानने के लिए इच्छुक हो गए, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं, टेंस पे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक, टेंस पे आते हैं। अब टेंस हमारे कितने होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा है, सबको पढ़ा है। और सबके कितने कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबके कितने? 4 पार्ट होते हैं, सबने पढ़ा होगा। अब ये हमें देखना जरूरी है। देखो इसमें तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? किसी को पता है? कह दो सर तीनों इंपॉर्टेंट। नहीं, तीनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जिससे हम दोनों आसानी से कर लें। वो बहुत अच्छे से कौन सा पढ़ना पड़ेगा? प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने प्रेजेंट अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा पास्ट भी अच्छा होगा और फ्यूचर भी अच्छा होगा। अब यही हमारा टेंस में है, यही इंग्लिश में है और यही हमारा रियल लाइफ में। अगर प्रेजेंट में हम अच्छी मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। समझ में आया? तो वही बुक में है। अब तुम चलो इससे नहीं समझ में आ रहा, रियल लाइफ में ले लो। अगर तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो 4-5 साल बाद क्या देखोगे कि हमको 200-250-300 की कहीं नौकरी मिल जाए। सॉरी, कि हमको 200-250-300 की कहीं नौकरी मिल जाए, तो हम यही क्या देखेंगे। इसलिए प्रेजेंट में मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तभी हम पास्ट बना सकते हैं, तभी फ्यूचर बना सकते हैं। इसलिए प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। जो बच्चे आज के युग में खेल रहे हैं उनका 3 साल बाद भविष्य देखना, और तुम आज के युग में पढ़ रहे हो तो तुम अपना भविष्य देखना, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। समझ में? तो प्रेजेंट से ही पास्ट बना है, प्रेजेंट से ही पास्ट बना है और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बना है। समझ में? तो सबके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ में नोट करते चलो।
जो ना समझ में आए बाद में देखो, हम लाइव पढ़ाना बहुत जल्दी ही चालू करेंगे, 1 तारीख से लगभग आपकी लाइव क्लासेस आना चालू हो जाएंगी। अभी रिकॉर्डेड वीडियो जो ना समझ में आएगी सर हमें ये नहीं समझ में आया, उसको बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर हम उसको अगली क्लास में आते ही सबसे स्टार्टिंग में वही पॉइंट हम आपको बता देंगे कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। तो समझ में प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेम इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके इसके भी 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। समझ में? 4 पार्ट सबके होते हैं। अब बात आती है टेंस। टेंस बताता किसको है? किसी को पता है टेंस किसको बताता है? टेंस किसको बताता है? टाइम ऑफ एक्शन। किसको बताता है? टाइम ऑफ एक्शन। किसको बताता है? टाइम ऑफ एक्शन को। टेंस किसको बताता है? हमेशा टाइम ऑफ एक्शन को। किसको बताता है? टाइम ऑफ एक्शन। आपके दोस्तों ये क्या है? देखो टेंस हमेशा 2 चीजों को बताता है। टाइम मतलब समय, एक्शन मींस क्या होता है? कार्य। समझ में? एक समय, टेंस हमेशा समय को बताता है। एक्शन मतलब जिस समय पर हम जो कार्य कर रहे हैं उसको बताता है। तो समझ में? टेंस कोई भी पूछे कि टेंस किसको बताता है? टेंस हमेशा टाइम ऑफ एक्शन को बताता है, मतलब किस समय पर कौन सा कार्य किया गया उसको क्या बताता है? टेंस बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? टेंस किसको बताता है? टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन मींस क्या होता है? कार्य होता है। टाइम मींस क्या होता है? समय। समझ में? टेंस। अब टेंस का हिंदी मीन तो सबका ही पता होगा, क्या होता है? पता है कि टेंस मींस कॉल। समझ में? तो टेंस देखो, एसएससी कभी भी हमसे हिंदी मीन नहीं पूछती है। समझ में? एसएससी ना ही हमसे हिंदी मीन निकलवाए क्योंकि इसका हिंदी मीन निकलवाओ। टेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, वो हमसे बिल्कुल नहीं पूछती। कोई भी एग्जाम हो वो हमसे हिंदी नहीं पूछता है। वो तुमको साधारण सा एक क्वेश्चन देगा, बस तुम उसको उसमें एरर फाइंड आउट कर दे दो, वो आपको नंबर दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो टेंस का मतलब समझ लो, टेंस हमेशा टाइम ऑफ एक्शन को बताता है। इनके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम देखो एक बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे प्रेजेंट, और 2 अपने आप तुम करना सीख जाओगे। समझ में? आपको प्रेजेंट हम इतनी अच्छी से समझा देंगे कि तुमको पास्ट में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बात आती है सबके कितने कितने पार्ट होते हैं? 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बढ़ते हैं, सबको पता हो गया नहीं? नोट डाउन कर लो फटाक से, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक, अब उस पे हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबके 4 पार्ट होते हैं। तो हमने प्रेजेंट पढ़ाना चालू किया है। प्रेजेंट में सबसे पहली हेडिंग कौन सी पढ़ेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अच्छा ये बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? देखो लिखा ही है, कुछ लोग बताएंगे सर हिंदी में ता है, ती है, ते है, ये सब आए। देखो आप तुमको एसएससी ता, ती, ते बिल्कुल नहीं लिख के देगा कि ता है, ती है, ते है, कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे है, ये तो पूछता ही नहीं। ये इंटर तक बिल्कुल सही है, इंटर तक पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है। ता है, ती है, ती, बस इंटर के बाद जैसे ही इंटर क्वालिफाई हो, अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ता, ती, ते, रहा, रही सब घर पे छोड़ो। समझ में आया कि नहीं है? तो अब देखो ये टेंस अपने आप में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, क्या होती है? डू या डज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। अब आते हैं मेन वर्ब। देखो अब हेल्पिंग वर्ब हमने पहले पूरा लिख दिया है, अब कहीं भी लिखें एच वी तो इसका मतलब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। समझ जाना। अब इसमें हमने मेन वर्ब लिखा है, तो मेन वर्ब का मतलब लिखेंगे एम और वी। समझ जाना इसका मतलब। एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम वी का मतलब मेन वर्ब। हमने पूरा लिख दिया। पहला वीडियो है, बच्चों को ना समझ में आए तो हमने पूरा लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? तो अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू, डज। अभी ये भी बताएंगे डू किसके लिए प्रयोग किया जाता है, डज किस। चलो देख बताइए, देखते हैं डज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए? डज सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट? डज का प्रयोग हमेशा कैसे करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का प्रयोग
डू का प्रयोग कब करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते कि नहीं, समझ में आया? अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब पर तो अब हम आगे से क्या लिखेंगे? एम वी। एम वी का मतलब समझ जाना क्या होता है? मेन वर्ब। समझ में आया कि नहीं? अब मेन वर्ब आते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में? तो मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया कि नहीं है? मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट। अच्छा, एक इसी में बात आ गई मेन वर्ब, तो हम मेन वर्ब के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि देखो, कोई पूछे वर्ब हमारी कितनी होती है, वर्ब चैप्टर जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो, कोई पूछे वर्ब कितनी होती है, कितनी होती है वर्ब? जल्दी सोचो। वर्ब बेसिकली दो होती, कौन कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कितनी होती है? दो होती, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबको पता होगा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब सबको पता होगा, इज होती है, एम होती है, आर होता है, was, were, etc। ठीक, ये सब हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब सब लोगों को पता होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी हेल्पिंग। अब हेल्पिंग वर्ब तो पता हो गए, अब बात आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब भी पता होगा, क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को तो पहचानते हैं, लेकिन मेन वर्ब को पहचानते कैसे? कोई बताएगा कि मेन वर्ब को पहचानते कैसे हैं? हमने यही ऑफलाइन बच्चों की क्लास में पढ़ा। अच्छा, कि मेन वर्ब, वर्ब कितने, देखो वर्ब तो उन्होंने बताया, कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चों ने बहुत सारी बताया कि वर्ब इतने प्रकार के, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स वर्ब। देखो वो वर्ब चैप्टर में जब जाएंगे तब हम उसके अंदर बताएंगे ये वर्ब होती है, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो वर्ब दो ही होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। समझ में? तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता होगा कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब बात आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में? मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर अब कहीं भी लिखा मिल जाए तो हम मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि सर हम मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे, ये हमें बताओ कैसे पहचाने। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हेल्पिंग वर्ब के बाद दी गई हो वो हमारी क्या हो जाती है? मेन वर्ब। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद दी जाए तो वो मेन वर्ब। क्या हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद दी जाती है? जैसे हमने लिखा सी, राइट, राइट, राइट होगा कि राइट्स होगा? ये बताओ, सी राइट होगा या राइट्स होगा? राइट्स होगा, ऐसे यस लगता, अभी समझाएंगे। सी राइट्स आ बुक, ये हमने लिखा। ठीक, ये हमने सेंटेंस। अब बताओ इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आई है? नहीं आई है। क्या इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब आई है? नहीं आई है। जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगी वो मेन वर्ब? हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो हमें ये कभी माइंड सेट नहीं बना के चलना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगा वो मेन वर्ब, कभी नहीं बनाना। एक हम तुमको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको तुम अपने माइंड पे रखना, कभी नहीं फेल होगा। हम उसको 98% तक गारंटी ले सकते हैं, 2% नहीं ले सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन 98% तक हम गारंटी ले सकते हैं कि तुम हमेशा निकालोगे। अब देखो राइट मीन्स क्या होता है? राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मेन वर्ब पहचान है, उसका हिंदी मीन निकालने पर लास्ट में ना शब्द निकले। लास्ट में कौन सा वर्ड लिखेंगे? ना शब्द। कोई भी आज तुम घर में बैठना, सोचना कि सर ने बताया है सही है या नहीं सही है, तुम सोचना, आराम से जाना सोचना, कोई भी ऐसा वर्ड लेना जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसका हिंदी मीन निकालने पर लास्ट में ना शब्द निकले। कौन सा शब्द निकले? लास्ट में ना शब्द निकले। लास्ट में कौन सा शब्द निकले? ना शब्द निकले। वो हमारा क्या होता है? मेन वर्ब। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। लास्ट में ना शब्द निकल रहा है तो हमारी मेन। जंप मीन्स क्या होता है? कूदना। लास्ट में ना शब्द निकल रहा, मेन। बीट मीन्स क्या होता है?
पीटना, लास्ट में ना शब्द निकलना। प्ले मिस क्या होता है, खेलना, लास्ट में ना शब्द निकलना, मेन वर्ब। कोई भी तुम ऐसा वर्ड लो और जो मेन वर्ब होना चाहिए, समझ में। अब ये नहीं कि तुम नाउन लेकर चले जा रहे हो, प्रोनाउन लेकर चले जा रहे हो, एग्जेक्टिव लेकर चले जा रहे हो, कहते सर इसमें तो ना शब्द नहीं निकल रहा है। जब सर वो है ही नहीं तो उनमें कहां से निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। जब वो है ही नहीं तो उसमें कहां से निकल जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। आप मेन वर्ब पहचान जाओगे, नहीं पहचानोगे, पहचानोगे। अब तो कंफ्यूजन नहीं, क्या हुआ मेन वर्ब पहचानने का, हिंदी में निकालने पर लास्ट में ना शब्द निकले वो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। समझ में आया। अब तो नहीं, कोई भी तुम ऐसा वर्ड हो, आज बैठना आराम से, सोचना कि सर ने बताया है, चेक करते हैं, देखते हैं सही है या नहीं। 98% तक हम गारंटी लेते हैं उसका हिंदी मीन निकालने पर ना शब्द निकलेगा, वो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तुम बैठो आराम से सोचो, समझ में, और यही धारणा बनाओ, सोचो तुम आराम से। और सबसे पहले देखो, हमारे में एक पॉइंट आना चाहिए कि ये कहां से आया। अगर हमारे अंदर पूछने की इच्छा हो रही मतलब ठीक है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आए, अगली क्लास में बताते, उसको हम आते ही अगली क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो अब वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहचान जाएंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पहचानते कैसे, हिंदी में निकालने पर लास्ट में ना शब्द निकले वो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। समझ में आया कि नहीं आया। अब वर्ब भी पता होंगे, मेन वर्ब भी पहचान लेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। समझ में आया। अब नोट डाल के एक पॉइंट नीचे लिखो, यदि सेंटेंस सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि, देखो जल्दी, यदि सेंटेंस सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें पॉइंट आया सिंपल सेंटेंस, कौन सा पॉइंट आया, एक इसमें आया सिंपल सेंटेंस। कौन सा पॉइंट है, सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां खड़े क्यों, बताने के लिए ही खड़े हैं ना। तो हम तुमको बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन्वर्जन फॉर्म क्या होती है, हम सारे फॉर्म तुमको बताएंगे। तुम टेंशन न लो, बस होली होली मना के बैठे हो तो आराम से तुम पढ़ते रहो। समझ में, गुजिया वजिया ज्यादा नहीं खा ली है कि मतलब मन भी न रखा हो, साथ में बैठे हो, गुजिया भी खा रहे हो और वीडियो भी देख रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो अच्छे से पढ़ाई करो। तो अब हम समझाने वाले सिंपल सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नो नॉट का प्रयोग ना किया गया हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो। समझ, सिंपल सेंटेंस ये देखो हमने लिखा, ये सेंटेंस हमने लिखा, सी राइट्स अ बुक, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। क्या इसमें डू डज का प्रयोग किया गया, नहीं किया गया ना। तो इसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी डू डज ना हो तो एस आगे अभी हम बताएंगे, इतना समझ लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। समझ में। तो सिंपल सेंटेंस क्या हो गया, जिसमें नो का प्रयोग ना हो, नॉट का प्रयोग ना हो, इंट्रोगेटिव ना हो। समझ में। इंट्रोगेटिव क्या होता है, अब ये भी बात आ गई कि इंट्रोगेटिव क्या हो। इंट्रोगेटिव, अब कहते सर जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो इंट्रोगेटिव वो होता है। देखो ये धारणा कभी नहीं बना के रखना, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कामा, ये एसएससी कभी पूछते हैं। एसएससी इसके इधर ही नहीं मार, अगर इंट्रोगेटिव हमने लास्ट में फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो इसकी मिस्टेक ही नहीं देगा। समझ में। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्टिंग होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है। उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव। पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में। तो ये धारणा नहीं बना के रखना कि सब जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा वो इंट्रोगेटिव आएगा। समझ में। सिंपल सेंटेंस समझ में, नो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में नहीं आएगी, वो हमारे सिंपल सेंटेंस होंगे। समझ में। जैसे हमने लिखा सी राइट्स अ बुक, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कहीं डू डज आया नहीं आया। अभी बताएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस का प्रयोग कब करते हैं कब नहीं करते हैं, इतना नोट कर लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। है किसी कंफ्यूजन, ठीक, पढ़ते हैं आगे।
ठीक, आगे लिखा हुआ है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, देखो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। समझ में? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते कि नहीं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ये पता है कि नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है? अभी एग्जांपल के द्वारा सारे क्लियर कर देंगे। समझ में? एग्जांपल कराएंगे, समझ में आए। पहले अभी इतना लिखो, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ में? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। आगे दिया गया यदि सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? यदि सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। अभी हमने बताया है यदि सिंपल सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर देंगे। कब करेंगे? एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हमने लिखा आई राइट आ बुक, हमने ठीक। दूसरा लिखा आई डू लगाएं, डज लगाएं इसके साथ। चलो हमको देना स्लैश, आई डू या डज, नॉट राइट अ बुक, हमने ठीक। आई राइट अ बुक, आई डू डज, इसमें तुमको बताना है डू आएगा तो डज आएगा, तुम्ही को बताना। आई डू डज इसमें तुमको बताना है क्या आएगा। आई डू स्लैश डज नॉट राइट ठीक। आई राइट अ बुक, आई डू डज में से बताना है आपको क्या आएगा, नॉट राइट अ बुक। ठीक। अब देखो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले हम चलते कहां पर, देखो एरर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको कहां पर जाना पड़ेगा? अगर किसी में कमी निकालनी है, कमी कौन बता सकता है? घर का पड़ोसी या घर वाले लोग। तो हम इसका घर कहां पर है? ये आई है। तो हम सबसे पहले कहां जाएंगे? आई के पास जाएंगे। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है? अगर तुम्हारे बारे में जानना होगा, तुम्हारे बारे में जानना होगा तो कौन सबसे अच्छा बता पाएगा? तुम्हारा फ्रेंड बता पाएगा या तुम्हारे घर वाले बता पाएंगे? दो ही लोग बता सकते हैं, या तीसरा तो बता नहीं सकता है। हम तो बता नहीं सकते, अगर हमारे पास हाथ हो तो हम तो बता नहीं सकते कि तुम कैसे हो। समझ में? तो इसीलिए अब आई को बारे में बताना है तो आई के पास ही जाना पड़ेगा। तो हम आई के पास आए। अब आई बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट? कैसा सब्जेक्ट है? आई कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर या ठीक। आई प्लूरल सब्जेक्ट, आई प्लूरल है। यहां पर अगर सिंगुलर होता है तो यहां कौन सी फॉर्म आती है? एस या ईएस फॉर्म। और हमने राइट मींस क्या होता है? लिखना। लास्ट में ना शब्द आया तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। ये क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। तो आई राइट अ बुक, ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। हमने समझा आई राइट अ बुक कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस का प्रयोग ना करके सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अब चलते हैं सेंटेंस यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। अब ये बताओ, अभी हमने बताया है डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज का प्रयोग कब करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी हमने बताया है, तो चलो देखते हैं इसमें। डू आई कैसा सब्जेक्ट? अभी हमने बताया प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा।
जल्दी बताओ क्या आएगा, डू की डज? क्या आएगा? डू आएगा, डज नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, आई डू नॉट राइट अप। समझ में आया? क्या करेंगे, आई डू नॉट राइट अप। सेंटेंस सही हो गया? हाँ सही हो गया। अच्छा हम यहां राइट ना करके रोट कर दे या रिटन कर दे, क्या सही हो जाएगा? अगर हम यहां राइट ना करके, चलो इसको हटा देते हैं, यहां रोट कर दे, क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? आई डू नॉट रोट अ बुक। सही हो गया? नहीं सही होगा, क्योंकि डू डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में? डू डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। हमें लग रहा है कि नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। समझ में? आप समझ में? सिंपल सब्जेक्ट क्या हो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? डू डज का इतना देखो, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम सीधा बात इतना याद रखेंगे माइंड में, यदि सेंटेंस में लिख लो, यदि सेंटेंस में नो नॉट का प्रयोग किया गया है या इंट्रोगेटिव है तब डू डज का प्रयोग करें। समझ में? हमें कुछ नहीं याद रखना, हमें बेसिकली इतना याद रखो, यदि सेंटेंस में नॉट आया है या इंट्रोगेटिव है तब डू डज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक, लिखना सब है, इंपॉर्टेंट सब है। अगर बहुत ज्यादा माइंड में हमारे नहीं जा रहा है, माइंड में जा ही नहीं रहा, तो अब क्या किया जाए, माइंड में नहीं जा रहा, तो इतना याद रखो, यदि सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? डू डज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आए देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचानते कैसे? अभी तक बात चल रही थी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब इसकी बात आती है पहचान। अभी तक तुम लोगों ने क्या पहचान पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? यही पढ़ा होगा, ता है, ती है, ते है, यही सब पढ़ा होगा। हम तुमको बता रहे हैं, अब वो तुम भूल जाओ। अब इंटर हो गया, मार्कशीट तुम्हारी घर पे आ गई है, उसको जैसे रखे हो वैसे ता है, ती है, ते, ये सब समझ में आया? भूल गए? अब ये सारे वर्ड जो हम बता रहे हैं इनको बहुत अच्छे से याद करो। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ लो एरर फाइंड आउट करने की, जैसे घर की ताला खोलने के लिए हमें चाबी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कि बिना खोले ही ऐसे ही तोड़ के चले जाते हैं। वैसे सेंटेंस के अगर टेंस का क्वेश्चन आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये उनके लिए किसका काम करेंगे? चाबी का काम। तभी हम समझ में किसका काम करेंगे? चाबी का काम करेंगे। अगर ये सारे वर्ड हमको नहीं याद है तो बेटा तुम्हें नींद आएगी, ये समझ लो क्वेश्चन। नींद के अलावा कुछ नहीं आएगा, तुम फिर मेंस निकालोगे, वो 3-3 लाइन के तुमको सेंटेंस देगा और तुम वहां पर क्या करोगे? बगल वाले को देखोगे या नींद में रहोगे। समझ में? इससे अच्छा इतने वर्ड याद कर लोगे है तो और, लेकिन ये सिलेक्टेड है, ये पूछे गए हैं, अब तभी हम लाए। कौन कौन से वर्ड हैं? अब कौन कौन से क्या भूल जाओगे? इंटर वाला भूल जाओगे, क्या भूलोगे? ता है, ती है, ते है, ये सब भूल जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? अब भूल जाओ, नया पढ़ते हैं टेंस में क्या दिया गया। देखो, यदि सेंटेंस में डेली, रेगुलरली, नॉर्मली, ऑलवेज, ओकेशनली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, etc के शब्दों का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सारे वर्ड याद होने चाहिए। कौन कौन से? हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस किसमें होने चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सारे वर्ड देखो याद ही करने पड़ेंगे, अगर हमें टेंस सीखना है तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि सर इनको बता दो कैसे किया जाए, इनके हम अर्थ बता सकते हैं। डेली रोज का, रेगुलरली, नॉर्मली, ऑलवेज हमेशा, ओकेशनली मींस क्या होता है? कभी कभार, कहते हैं कभी कभार, ओकेशनली, नेवर कभी नहीं, सेल्डम, ऑलवेज, हार्डली हो गया, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, इनका सबका अर्थ होता है मुश्किल से। इनका सबका अर्थ क्या होता है? मुश्किल से। कौन कौन से हो गए? हार्डली हो गया, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, इनका सबका अर्थ होता है मुश्किल से। क्या अर्थ होता है? मुश्किल से। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे वर्ड याद करने पड़ेंगे, हमें भी तो याद है। कौन कौन से होते हैं?
का भी बंद करो, एक बार इनको पढ़ो। हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ये सारे वर्ड दिए गए हैं। तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमको याद करना, टेंस बहुत अच्छे, देखो टेंस बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है, और देखो सबसे कठिन माना गया है, और हम इसी को पढ़ाना सबसे पहले स्टार्टिंग चालू करते हैं। क्यों? देखो नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ लोगे, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। अगर ये हमें समझ में आ गया तो पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी, समझ में। और हमें जो बच्चे डरते हैं इंग्लिश में, हम कहते हैं हमसे पढ़ने के बाद अगर बच्चे को डर लगे फिर बताएगा डर लगते हैं, समझ में। हम ऑफलाइन भी उन्नाव में पढ़ाते हैं नजर एकेडमी, जो बच्चा उन्नाव का हो वो ऑफलाइन आकर हमारे पूरे यहाँ पर एसएससी के बैच चलते हैं। मैथ हो गया, मैथ हमारे नजर सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। सारे बैच यहाँ पर अवेलेबल है, जो लोग बच्चे उन्नाव के हों तो वो आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जिन बच्चों को डर लगता है वो आकर यहाँ मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, कैसे उनका डर दूर किया जाता है, समझ में। तो बहुत अच्छे समझाया जाता है, डर तो उनको लगना ही नहीं चाहिए। पहले से हुआ बना लेते हो कि हमें इंग्लिश से डर लगता है, मैथ से डर लगता है सर, और रीजनिंग बहुत अच्छी, रीजनिंग तो सबकी अच्छी होती है, समझ में। तो रीजनिंग से कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन मैथ से है, इंग्लिश से। और देखो डर क्यों लगता है? तुम उससे दूर भागते हो, समझ में। इंग्लिश से डर लगता है, हम इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, मैथ से हमें डर लगता है, मैथ नहीं पढ़ेंगे। अरे जिस चीज से डर लगता है हमको उसी को पढ़ना चाहिए, समझ में। जिस सब्जेक्ट से जितना दूर भागोगे वो तुमसे उतना दूर भागेगा, समझ में है कि नहीं। तो जिस सब्जेक्ट को तुम एकदम काबू में करना चाहते हो तो उसको मतलब कोई कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, उसको मतलब दिन रात पढ़ना ही है। और सिलेक्शन पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, दूसरे से अधिक हमको मेहनत करनी पड़ेगी। बगल वाला 4 घंटा पढ़ रहा है, तुमको 6 घंटा पढ़ना है, तब तुमको नौकरी मिलेगी। ये समझ लो आज के दौर में इतना कंपटीशन हो गया है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। मेहनत करोगे तभी मिलेगा, और दूसरे से ज्यादा मेहनत करोगे तभी मिलेगा, समझ में। इसलिए कंटिन्यूटी मेहनत रखते हैं। देखो हमारे भी वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, इस समय कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं आते। 1 तारीख से हम कोशिश करेंगे हम भी लाइव होने के लिए। आप कमेंट में अपने लाइव क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं कि सर इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, हम आपको ही बता देंगे लाइव में। 1 तारीख से हो सकता है हम लाइव आए, ठीक है, ज्यादा चांसेस है लाइव आने के लिए, समझ में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की इनको चाबी समझो, अगर ये नहीं याद हुए तो तुम ताला खोल नहीं पाओगे टेंस का। अगर ताला खोलना है तो की पॉइंट हमें याद होने चाहिए, समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती? यदि सेंटेंस में डेली, रेगुलरली, नॉर्मली, ऑलवेज, ओकेशनली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, इटीसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, सेंटेंस इसमें होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, समझ में। सेंटेंस इसमें होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ठीक। इतना नोट डाउन कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक। और हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ऑलवेज, ये सभी हैं क्या? इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए। तो बताओ क्या है ये सभी? क्या है? एडवर्ब लिखा हुआ है। इन सभी एडवर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक। देखो एडवर्ब शब्द आया तो एडवर्ब के बारे में कुछ समझो। कौन सा वर्ड आया? एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में कुछ समझो, ठीक। एडवर्ब आया, क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? कहते सर जो एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करता है वही एडवर्ब होता है। किसको? जो एग्जेक्टिव की विशेषता बताता है वही एडवर्ब होता है, यही पढ़ाएंगे ऐसा। हाँ वो भी सही, हम गलत उसको नहीं कहते क्योंकि एग्जेक्टिव को वो क्वालिफाई करता है। देखो एडवर्ब का एक ऐसा नेचर है, तुम्हारे कुछ फ्रेंड भी होंगे बिल्कुल उसी तरीके एडवर्ब है, जिसके पास होगा वो उसी की बड़ाई करेगा, समझ में। आज ऐसे ऐसे तुम्हारे कोई फ्रेंड होंगे, मान लो आज तुम्हारे पास खाने को अच्छा मिल रहा है तो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, अगर पड़ोसी वाले को खाने का अच्छा है तो तुम्हारी बुराई करके पड़ोसी की बड़ाई। वही बिल्कुल एडवर्ब का नेचर है, समझ में। एडवर्ब का क्या नेचर है? जिसके पास होगा उसी को क्वालिफाई करेगा। अगर इसको हम एग्जेक्टिव के पास रख दें तो ये एग्जेक्टिव की विशेषता बताएगा। और एडवर्ब एक ऐसा प्राणी मान लो है जो अपनी विशेषता स्वयं बता देता है, समझ में। एडवर्ब एक ऐसा प्राणी है, इसको दूसरे की आवश्यकता नहीं कि कोई हमारी दूसरा आके बड़ाई करे, ये अपनी बड़ाई स्वयं कर लेता है। और ये मेन वर्ब की विशेषता बताता है। बेसिकली देखो 3 चीजों को क्वालिफाई करता है, किसको किसको? एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करता है, स्वयं अपने आप की बड़ाई कर लेता है, और मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है।
और वैसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। देखो प्लेस से खेलता है, एडवर्ब कहाँ कहाँ आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ सकता है। ये हमने लिखा है, इन सभी एडवर्ब का उपयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। समझ में आया? कौन कौन से वर्ड होते हैं फिर से याद करो, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ओकेशनली, ये सारे क्या है, एडवर्ब है। अगर ये सेंटेंस में आए हैं तो कहाँ होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच में, या फिर सेंटेंस के लास्ट में आ सकते हैं। अगर बीच में आए हैं तो वो हमेशा कहाँ होंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, या फिर सेंटेंस के लास्ट में आ सकते हैं। सेंटेंस के लास्ट में आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट समझते हैं, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो, हाँ बिल्कुल सही, अभी इतना क्यों समझो, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो, ये भी पॉइंट बनता है। ऐसा सेंटेंस तो है नहीं कि सबने हेल्पिंग वर्ब ही दी है। हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए हमने लिखा है, ये कंफ्यूजन बनता है बच्चों को। हमने पढ़ाया है ऑफलाइन में, तब देखा है कि बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई। बिल्कुल सही, हर सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब दी नहीं जाएगी, तो अब जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई तब प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो कहाँ करेंगे, मेन वर्ब के पहले। अभी हम क्वेश्चन लाए हैं, सारे क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन न लो, समझ में? तो यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, मेन वर्ब के पहले। अभी इतना नोट डाउन करो, जल्दी नोट करो, हम क्वेश्चन लाए हैं, एग्जांपल कराएंगे सारे, तभी समझ में आएगा। इतना लिखो, नोट डाउन कर लिया, बढ़ते हैं आगे। दिया गया, यदि सेंटेंस में रेगुलर एक्शन, हाँ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये भी याद कर लो, लिख लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सारे एक्शन हो रहे हैं तो सेंटेंस किसमें होगा, हमेशा किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन कौन से, यदि सेंटेंस में रेगुलर एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। समझ में? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लेकिन वो सारे वर्ड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको पता होगा यूनिवर्सल ट्रूथ हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, सार्वभौमिक सत्य हमेशा सत्य होता है, आज तक सत्य होता है, वो सत्य ही चला आ रहा है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो कोई वही नहीं सबको पता होता है, तो इससे एग्जामिनर तो अब पूछता ही नहीं है, हमें भी नहीं मिला है आज तक एग्जाम में। पहले हाँ इंटर में पूछ लेते हैं, लेकिन रेगुलर एक्शन से पूछा जा सकता है, हैबिट से पूछा जाता है। रेगुलर एक्शन मीन्स क्या होता है, हाँ जिन बच्चों को नहीं पता, रेगुलर एक्शन मतलब रेगुलर रूटीन कार्य, जो हम रेगुलर कार्य करते हैं, जैसे तुम रेगुलर पढ़ते हो वो रेगुलर एक्शन में आया, तुम रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो रेगुलर एक्शन में आया। हैबिट मीन्स क्या होती है, आदत, कुछ बच्चों की आदत होती है पेन चबाना, तो वो किस में आ गया, हैबिट में आ गई। समझ में? कुछ बच्चों की आदत बहुत अच्छी होती है कि उनको 5 घंटे रेगुलर पढ़ना ही, तो पढ़ना ही वो हैबिट में। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो हमेशा सत्य रहे। समझ में आया कि नहीं, उनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अगर ये सारे फैक्ट दिए गए तो सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना ही है। अब हम तुमको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व जल्दी करो, फिर तो हम एक एक पॉइंट समझा ही रहे, जल्दी करो। पहला दिया गया है, ही इज गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, बताओ किस पार्ट में, इसको हम ए पार्ट दे रहे हैं, बी पार्ट, सी पार्ट, डी, किस पार्ट में, या डी पार्ट नो एरर। एन ई का मतलब होता है नो एरर, नो एरर का मतलब सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं। समझ में आया? एन ई का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं, नो एरर। तो बताओ किस पार्ट में है, बताओ जल्दी बताओ। देखो अब ये हमारा क्या दिया है, ये पूरा घर का ताला, घर में ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जाना है तो चाबी की जरूरत है। अब देखो क्या जो वर्ड हमने लिखा है क्या उनमें से मिल रहा है कोई, हाँ मिल रहा है। कौन कौन से वर्ड लिखा है याद करो, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ऑलवेज, रेगुलरली, ये सारे रेगुलरली मिल गया कि नहीं, रेगुलरली वर्ड मिल गया। अब मिल गया तो सेंटेंस किस पार्ट में मिस्टेक है, रेगुलरली मिल गया तो सेंटेंस क्या किस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें होना चाहिए। रेगुलर एक्शन मिल गया, हम स्कूल जा रहे हैं, डेली जाते हैं स्कूल, तो डेली जाना हुआ,
रेगुलर एक्शन हो गया, और रेगुलर एक्शन हमेशा किसमें होता है, अभी बताया किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं है तो किस पार्ट में करेंगे, बी पार्ट, इसमें करेंगे बी पार्ट में। बी पार्ट में कर तो लिया, ठीक, हमको नंबर मिल गए बी पार्ट। अब सही करके हम करेंगे क्या, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या इसमें डू डज का प्रयोग, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो ही तीन पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर से हम बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ, अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये होता है कि नहीं होता है, यही होता है। हाँ, तो अब देखते हैं डू डज का कब प्रयोग करते हैं। हमने कहा था कुछ नए याद हो तो यदि इतना देख लो, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है तब डू डज का प्रयोग। क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव लग रहा है, लग रहा है किसी को, क्या सेंटेंस में नो नॉट का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया। जब सेंटेंस में नो नॉट का प्रयोग नहीं किया तो इसमें डू डज नहीं आएगा। डू डज नहीं आएगा तो क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब प्रयोग करते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो यहाँ गो की जगह क्या होना चाहिए, गोज। गो की जगह क्या होना चाहिए, गोज। गो की जगह क्या होना चाहिए, गोज। गो की जगह गोज होना चाहिए। ठीक, कोई कंफ्यूजन किसी को। ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, पहला सेंटेंस सही हो गया। ही गोज टू स्कूल रेगुलरली। देखो रेगुलर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें रेगुलर एक्शन था। द मून इज मूविंग राउंड द अर्थ, ये कैसा टेंस है, रेगुलर एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कैसा है, ये तो पढ़ने में ही लग रहा होगा कैसा टेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किसमें होता है, अभी हमने बताया किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है किस पार्ट, बी पार्ट में। इज मूविंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूव्स, क्योंकि द मूव कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। कोई कंफ्यूजन किसी को, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश कैरीज ऑलवेज अ बुक विद हिमसेल्फ। देखो की पॉइंट है कि नहीं इसमें, यदि सेंटेंस में हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ऑलवेज दिखाया है कि नहीं, ऑलवेज, इसमें ऑलवेज मिल गया, ऑलवेज मिल गया। अब सेंटेंस इसमें होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या देखते हैं सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हाँ बिल्कुल है। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंपल सेंटेंस है, इसलिए डू डज नहीं आना चाहिए, डू डज नहीं आया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगी है। अब बुक विद हिमसेल्फ, अब तो इसमें बड़ा ही मिस्टेक, क्योंकि इसमें मिरर ही नहीं मिल रही। अभी हमने एक की पॉइंट लिखाया, ऑलवेज क्या है हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। अगर ये सभी एडवर्ब हेल्प सेंटेंस के बीच में आए तो कहाँ आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्या आया हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, नहीं कह सर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दी ही नहीं गई। तो अभी हमने एक पॉइंट लिखा है, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो कहाँ आता है, मेन वर्ब के पहले। तो क्या करेंगे, ऑलवेज को उठाकर कैरीज के पहले लाइन में, रमेश ऑलवेज कैरीज अ बुक विद हिमसेल्फ। समझ में आया कि नहीं, ऑलवेज को उठाकर कैरीज के पहले लाइन में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई फ्रेंड गोज सेल्डम टू टेम्पल टू प्रे। देखो माई फ्रेंड, सेल्डम की पॉइंट में, की पॉइंट क्या मिल गया, सेल्डम। अभी हमने बताया सेल्डम मिल गया। अब सेल्डम हमें मिल गया और ये क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। और ये एडवर्ब है, सेंटेंस के बीच में है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई तो मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, गोज के पहले। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक हो, कोई ना समझ में आया हो तो अभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कमेंट में करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम आते ही तुमको समझा देंगे। इसके आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट और हैं वो समझ लो। ठीक, एक पॉइंट है समझ लो, यदि सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली
स्कैर्सली के साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम के साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अपने आप में निगेटिव होते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। इनका अर्थ ही होता है मुश्किल से। इनका अर्थ क्या होता है? मुश्किल से ही इनका अर्थ होता है, इसलिए इनके साथ हम नो नॉट का प्रयोग नहीं करते। ये अपने आप में निगेटिव होते हैं। ठीक, अगर ये सभी एडवर्स सेंटेंस के शुरू में आए हैं तो इन्वर्जन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इन्वर्जन फॉर्म समझ लो क्या होती है? सेंटेंस स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, एक बार नोट्स बना लोगे, अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर तुमने ओरली देखा ठीक है, एक बार देखोगे फिर तुम आओगे। इसलिए हमारा कहने का मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लो, ये नहीं 2-3 साल पढ़ते ही रहो। एक साल अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो कि हमें एक अपना टारगेट डिसाइड कर लो, हमें ये पाना है तो पाना है। एक साल अच्छे से मेहनत कर लो। और देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि एक साल के अंदर तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी। तुम एक साल के अंदर अच्छे से मेहनत कर लोगे, तुम इतने काबिल बन जाओगे कि तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझो, लेकिन अच्छे से मेहनत होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में मेहनत होनी चाहिए। इसलिए हमारा एक वीडियो और पढ़ चुका है। ये देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने पढ़ाना चालू किया है, अब लाइव भी पढ़ाना 1 तारीख से चालू कर देंगे। और जो ना समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में बता दें। और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसमें हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, तो हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, कंटेंट, ऐसा कंटेंट तो कहीं मिल ही नहीं। हम ये नहीं कहते, देखो सब टीचर बेस्ट होते हैं, लेकिन कंटेंट देखो हम इतना पढ़ाते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। बेसिकली सारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? आज की क्लास के इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।